Hello, 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 hello. Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही है? ठीक है। तो देखो, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। ये जो आपकी अब से क्लास स्टार्ट हुई है, ये क्लास आपकी रहेगी किसके लिए? नीट, जेई और सीयूटी के लिए। इसमें कंप्लीट फिजिक्स करवाया जाएगा आपको। ठीक है। कंप्लीट फिजिक्स करवाया जाएगा किसके लिए? नीट, जेई एज वेल एज सीयूईटी, आपकी जो क्लासेस होती हैं। ठीक है। तो ये जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, ये अपन ने स्टार्ट किया है विद द पोर्शन ऑफ 12th। यानी जो बच्चे 12th पास आउट है, जिनका अभी रिसेंट डेज में आपका सीयूटी का एग्जाम है या फिर जेई का एग्जाम है, उनके लिए अपन ने ये सेक्शन स्टार्ट किया है। ठीक है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। यदि मेरे पास में टाइम रहा तो मैं इनके वीडियो लेक्चर्स भी, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट वन है, कौन सा? पार्ट वन। अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन कौन सा? एक तो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। दूसरा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। लाइक आपके पास में क्या हो गया? कंडक्शन हो गया। ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया? रबिंग हो गया। और इसके बाद में क्या हो गया? इंडक्शन, यानी घर्षण, चालन और प्रेरण। फिर अपन इलेक्ट्रोस्कोप थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इतना नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अपन सिर्फ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। देन अपन पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कुलाम्स लॉ। ठीक है। ये चार टॉपिक इस पीपीटी में कवर किए जाएंगे। बाकी बचा हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपके पास में क्या हो गया, सेमी सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस वाला है, वो आगे अलग पीपीटीज आती रहेगी, अलग क्लासेस आती रहेगी। ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले तो समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत की। क्या बोला जाता है? स्थिर विद्युत की। तो ये स्थिर विद्युत की कहता क्या है? सीधा सा कंसेप्ट। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया आपके पास में? इलेक्ट्रो मीन्स हो गया चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? रेस्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन बेटा? रेस्ट कंडीशन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? स्थिर विद्युत की या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? जब अपन चार्ज से रिलेटेड फिनोमिना की स्टडी करते हैं, फिनोमिनन की स्टडी करते हैं, एट देयर रेस्ट पोजीशन, एट देयर रेस्ट पोजीशन, यानी उनकी विराम अवस्था पे जब अपन क्या करते हैं, चार्ज के जो भी फिनोमिना है उनकी स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें अपन क्या करेंगे? इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, दूसरा आपके पास में इलेक्ट्रिक फोर्स की, और इसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद में यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, और देन लास्ट में अपन किसके बारे में बात करेंगे? कैपेसिटेंस के बारे में। इसके बारे में बात की जाएगी, कैपेसिटेंस के बारे में। यहाँ पे कई बार अपन एक चीज बताते हैं कि जो आपका चार्ज होता है, जो आपका चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज आपका दो कंडीशन में हो सकता है। आइदर मे बी इट एट रेस्ट कंडीशन और मे बी एट मूविंग कंडीशन, यानी या तो कौन सी अवस्था में हो सकता है? विराम अवस्था में, या तो कौन सी अवस्था में हो सकता है? गतिशील अवस्था में। तो जब विराम अवस्था में यानी रेस्ट अवस्था में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। और वेलोसिटी जब जीरो होगी, तो ये केवल और केवल क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग कंडीशन में क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ध्यान में रहे, मूविंग कंडीशन के बारे में मैंने दो फील्ड बताए, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को रिफ्रेम कर दिया जाता है कि मूविंग कंडीशन भी तो दो टाइप की हो सकती है। एक कौन सा होता है? एक आपके पास में रेगुलर मोशन हो गया, यानी नियमित गति हो गई, जिसमें एक्सलरेशन क्या है? जीरो। दूसरा आपके पास में एक्सलरेटेड मोशन हो गया, मतलब एक्सलरेशन क्या है? नॉन जीरो। तो जब नियमित गति होगी, तब तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सलरेशन में भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। यदि आपसे पूछा जाए फील्ड कौन से होते हैं मूविंग कंडीशन में, दो ही होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक्सलरेटेड मोशन में इन दो फील्ड के साथ साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होती है। और ये जो एनर्जी आपकी रेडिएट होती है ना, ये एनर्जी रहती है इन दी फॉर्म ऑफ वेव, यानी तरंग के रूप में। और वो जो तरंगे होती है, इन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कंसेप्ट समझ आया? इफ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रेस्ट कंडीशन में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा?
विद्युत क्षेत्र मूविंग कंडीशन में कौन सा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन मूविंग कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि एक्सलरेटेड मूविंग में कौन से क्षेत्र होंगे, तो भी आंसर सेम रहेगा, लेकिन क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे तब अपन एनर्जी रेडिएट का कंसेप्ट भी लगाएंगे। यानी ये दो क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा, एक तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का, और एक्सलरेटेड कंडीशन में साथ में कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है आपको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी विराम आपके पास में चार्ज क्या होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास में क्या होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी फंडामेंटल, या फिर मैं बोल सकता हूँ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ ए मैटर। ठीक है। that governs how the particles are affected by an electric or magnetic field। मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आपसे बोला जाए चार्ज, तो मैं क्या बोलूंगा, चार्ज या आवेश क्या होता है आपके पास में, चार्ज या आवेश आपके पास में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से आपका ऑब्जेक्ट किस प्रकार से डेविएट होगा या किस प्रकार से उससे प्रभावित होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज चार्ज, तो आप क्या बोलोगे, चार्ज आपके पास में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है विच कैन डिफाइन या गवर्न पार्टिकल अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो हमें इसके बारे में बताएगा कि आपका जो पार्टिकल है, आपका जो क्या है पार्टिकल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कैसे अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे अपन ने चार्ज के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन चार्ज की जब सबसे पहले डिस्कवरी की थी तो वो किसने की थी, थेलस ने की थी। लेकिन चार्ज की डिस्कवरी के टाइम थेलस ने उनको एक चीज बोली थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। और वहां पे थेलस ने बोला था कि लाइक चार्ज जो होंगे, यानी एक जैसे चार्ज, लाइक चार्ज, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। वाइल अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर, वाइल अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी लेकिन विपरीत प्रकार के जो भी आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेंगे। अब ये दो टाइप के चार्ज किसने बताए थे, थेलस ने। लेकिन एक नए साइंटिस्ट आए थे जिनको अपन बोलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। क्या बोला जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन दो चार्ज को दो नाम दिया था, एक तो था आपके पास में पॉजिटिव एंड सेकंड वन विल बी नेगेटिव। तो आपसे पूछा जाए चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है पहले समझो। यदि मेरे पास में ये कोई मेटल है, या फिर ये मेरे पास में कोई एटम है, तो एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूक्लियस से क्या रहते हैं बेटा, दूर रहते हैं। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, यानी उनको कम फोर्स से बांधा गया होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, बाहर निष्कासित हो जाएंगे। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये न्यूट्रल अवस्था में था, तो सपोज कर लेते हैं इसके पास में एक्स प्रोटॉन थे, तो एक्स से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इनिशियली इस पे चार्ज कितना था, जीरो। लेकिन जैसे ही मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया, तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाते ही अब एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाएगा। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। यस और नो। सर आपने तो अभी बोला एक प्रोटॉन ज्यादा है। बेटा प्रोटॉन फिक्स रहता है एक्चुअल में। जब कभी भी आप चार्ज के बारे में बात करोगे तो ट्रांसफर हमेशा किसका होता है, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन का होता है। क्यों, एक तो ये हल्का पार्टिकल होता है, दूसरा आपके पास में नाभिक के चारों और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता रहता है, रिवोल्व होता रहता है। ठीक है। जिससे इसको रोटेट करना आसान हो जाता है। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो कोई दूसरा एटम होगा वो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वो आपके पास में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो आपसे पूछा गया
आपसे क्या पूछा गया बेटा? आपसे पूछा गया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने क्या बताया, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं। वाइल नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके पास में क्या होता है, ज्यादा होता है। यस और नो। अब आपसे पूछा गया है कुछ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का मतलब क्या हो गया बेटा, आवेश वाहक। ठीक है। यदि मेरे पास में कंडक्टर है, यदि कंडक्टर है तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर आपके पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इनको अपन हिंदी में बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर इनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। वाइल इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये क्या रहते हैं, आयंस रहते हैं। क्या रहते हैं, आयंस। जैसे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा आपका Na पॉजिटिव, और नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपके पास में चार्ज कैरियर होंगे वो क्या रहेंगे, आयंस। जबकि सेमीकंडक्टर्स में आपके पास में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल। इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। अब यहाँ पे आप सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ोगे तब डिटेल में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कौन से में होते हैं, वो होते हैं आपके कंडक्शन बैंड में, और होल किस में होते हैं, होल होते हैं वैलेंस, वैलेंस बॉन्ड में। यस और नो। ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में आपके पास में क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में आपके जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके पास में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल्स हो गए। कई बार अपन किसकी बात करते हैं, एंटी पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। जब अपन ये सारी डिटेल पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में। बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, कंडक्टर्स के लिए चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल्स के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए आयंस होते हैं। ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और एटसेट्रा। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चार्ज कैरियर इन ए मेटल आर इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन द प्रोटॉन। यानी आपके पास में जो मेटल्स होते हैं उनमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर, ये किसकी वजह से है, तो मैंने अभी बताया था कि आपके पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाते हैं तो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं लाइटर। वैसे देखा जाए तो तीनों ऑप्शन होते हैं, बट कंसेप्ट मेन यही होता है कि ये न्यूक्लियस से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, जिसकी वजह से लूजली बाउंड होते हैं। ये दोनों आपके प्रॉपर आंसर होंगे, लेकिन फिर भी अपन डी ऑप्शन कर सकते हैं। समझ आया क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर रहते हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहता है, ज्यादा। तो जैसे इनको थोड़ी सी ऊर्जा दी जाएगी ये आसानी से बाहर ट्रेवल कर लेंगे। ठीक है। यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन क्यों गति कर पाते हैं, या इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर क्यों बनते हैं, उसके पीछे का रीजन होता है कि ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है। अब देखो आपसे पूछा जाता है यूनिट ऑफ चार्ज। देखो अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आया ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्यू की यूनिट जो होगी वो कितना हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा कि नहीं। लेकिन एम्पियर इंटू सेकेंड को अपन एक नया नाम देते हैं जिसको बोला जाता है कुलाम। जिसे क्या बोलते हैं बेटा, कुलाम। यस और नो। और इसकी सीजीएस यूनिट पूछी जाती है तो वो कितनी होती है, ईएसयू। क्या होती है, ईएसयू, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हाँ या ना। ईएसयू। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज होती है कि 1 कूलाम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 3 × 10⁹ ईएसयू। 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। 1 कूलाम बराबर में ये होता है। यदि लार्जेस्ट यूनिट पूछी जाए तो लार्जेस्ट यूनिट होती है आपके पास में फेराडे या फेरड। और फेराडे जो होता है वो किसके बराबर होता है, 96484 कूलाम। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए अपन इसको क्या लेके चलते हैं, 96500 कूलाम। तो यदि पूछा जाए लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, तो लार्जेस्ट यूनिट चार्ज की होती है फेराडे। और फेराडे की वैल्यू कितनी होती है, 9650। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फेराडे क्या होता है।
सिंपल क्वेश्चन सीयूटी में पूछा जा सकता है, नीट जेई में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे कुछ सीयूटी के बच्चे हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ कि एक फेराडे क्या होता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो भी आपके पास में एक मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन, उनका जो चार्ज होगा, उनका चार्ज क्या कहलाता है, या उनका आवेश आपका क्या कहलाता है, लार्जेस्ट यूनिट फेराडे कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक फेराडे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक फेराडे में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मोल के बराबर। और अपन जानते हैं कि एक मोल में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल में संख्या कितनी होती है बेटा, एक मोल में आपकी संख्या होती है अवगाद्रो नंबर के बराबर Na, जिसको अपन क्या लिखते हैं 6.023 इंटू में 10⁻23। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि एक आपके पास में फेराडे में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दिस वन। अगर अदर यूनिट की बात करें तो इसके कुछ अदर यूनिट होते हैं, जैसे माइक्रो कुलाम, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻6। दूसरा आपके पास में आता है मिली कुलाम, मिली कुलाम कितना हो गया 10⁻³ कुलाम। नैनो कुलाम, नैनो कुलाम हो गया 10⁻⁹ कुलाम। ये भी आपके पास में क्या है, चार्ज की अदर यूनिट है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब क्या हो गया बेटा, आपके पास में हिंदी में विमीय सूत्र। क्या हो गया बेटा, विमीय सूत्र, ठीक है। देखो, तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, आई बराबर सिंपल डी क्यू बटा डी टी, जिसको मैं चाहूँ तो क्यू बटा टी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई टी। आई क्या होती है बेटा, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। और इसकी विमा कितनी होती है, A1, ठीक है। और टाइम की कितनी हो जाती है, टाइम की हो जाती है T1। तो क्यू की विमा कितनी हो जाएगी, M0L0T1A1। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है M0L0T1I1। कुछ भी लिखो, दोनों ही आंसर आपके क्या माने जाएंगे, करेक्ट माने जाएंगे। यस और नो, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज मेजरमेंट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन किस में मेजर करेंगे, 90% ऑफ द टाइम आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो माइक्रो कुलाम्स में दिए रहेंगे। और माइक्रो कुलाम्स को अपन क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6 कुलाम। और मिली कुलाम का मतलब कितना होता है, 10⁻³ कुलाम। आफ्टर दैट वी विल गो टू द नैनो कुलाम विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ आपको ये प्रीफिक्स याद होने चाहिए कि जैसे एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10। नैनो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ ठीक है। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। यदि मुझे ये प्रीफिक्स याद है तो आगे चाहे मैं मीटर लगाऊं, चाहे आपके पास में क्या लगाऊं, सॉरी, एक्चुअली एंगस्ट्रम तो मीटर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन नैनो लगाऊं, चाहे माइक्रो लगाऊं, चाहे मिली लगाऊं, चाहे मीटर, आगे मीटर कुलाम कुछ भी लगाऊं, ठीक है। मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि जहां कहीं नैनो आएगा, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ यस और नो। अब देखो, ये देखो, ये अभी क्वेश्चन बनाया है, अभी बताया था मैंने। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन फेराडे, मतलब एक फेराडे जो आपके पास में आवेश होता है उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या कहलाता है बेटा, 1 फेराडे कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 फेराडे। यानी मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं या इंग्लिश में बोला जाए तो क्या हो जाएगा, द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फेराडे। और 1 फेराडे जो होगा आपके पास में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 मोल के बराबर। और केमिस्ट्री में आपने मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा कि 1 मोल में कितने आपके पास में परमाणु या अणु होते हैं। तो आपने बताया था सर आवगाद्रो नंबर के बराबर। और आवगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू में 10⁻⁻23। तो आपसे पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं क्या बोल दूंगा, 1 Na के बराबर, या फिर 6.023 इंटू में 10⁻23 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस और नो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, फाइंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन ए 36 ग्राम ऑफ वाटर। आपको एक पानी दे रखा है, एक पानी वाटर दे रखा है। और ये जो आपके पास में वाटर है, इस वाटर में क्या होता है, सीधा समझो, H2O। तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ कि H2O जो है, इस पे आपको टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है।
इनडायरेक्टली ये आपसे पूछ रहा है फाइंड टोटल पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज है। ठीक है। वैसे तो यदि H2O की अपन बात करें तो H2O कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, पार्शियल जो इलेक्ट्रो एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी वजह से इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अपन उनमें नहीं पढ़ रहे, अपन फिजिक्स में इसको क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। लेकिन यदि मैं H2O की बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन से दो क्या जुड़ते हैं बेटा, हाइड्रोजन जुड़ते हैं, यस और नो। अब ये हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन में क्या पाया जाता है, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन। और ऑक्सीजन में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 ही आपके पास में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो आपके पास में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, यस और नो। तो मुझे प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स ही चाहिए ना। तो एक H2O के अणुओं में, एक H2O अणु में कितने आपके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, 10 प्रोटॉन, यानी 10 गुणा में 1.6, 10 गुणा में 1.6 गुणा में 10 की घात -19 गुना। यस और नो सर, ये कहाँ से है, क्योंकि बेटा एक प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो कितना होता है, प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुना। हाँ या ना। अब देखो, लेकिन ये तो एक अणु की बात है, यहाँ पे तो आपको क्या दे रखा है, H2O कितना दे रखा है, 36 ग्राम। तो एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, यदि मैं मोल निकालूं तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास में गिवन मास, गिवन मास बट्टा में क्या होता है बेटा, मोलर मास। हाँ या ना। गिवन मास कितना बेटा, 36, और जल का मोलर मास कितना होता है, 18। तो कितना हो गया बेटा, 2। कितने मोल आ गए, 2। और मुझे पता है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, Na। एक मोल में कितना होता है, Na। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2Na। यस और नो। तो कुल अणुओं की संख्या कितनी आ गई, 2Na। और एक अणु में कितना पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन। तो मैं क्या बोल दूंगा कि कुल पॉजिटिव चार्ज जो आएगा आपके पास में वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा में Na की वैल्यू 6.03 इंटू में 10⁻23 इंटू में 10, और गुणा में क्या जाएगा बेटा, 1.6 गुणा 10 की घात 23। इसको अब जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेना। किया क्या, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, क्या होता है बेटा, सॉरी, जो जल का अणु होता है, एक जल के अणु में 10 प्रोटॉन पाए जाते हैं, यस और नो। तो एक अणु पे 10 गुणा में प्रोटॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने टोटल अणु निकाले, उसके लिए मुझे पहले मोल निकालना पड़ा, मोल निकालना पड़ा। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास बट्टा में मोलर मास, यानी भार, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, द्रव्यमान बट्टा में अणु द्रव्यमान, या भार बट्टा में अणु भार, यस और नो। यहाँ से मेरे पास में कितने मोल आए, 2 मोल। एक मोल में अवगाद्रो संख्या के बराबर आपके अणु पाए जाते हैं, तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 इंटू में Na। और इसको अपन ने इस चीज से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया, यस और नो। ठीक है। अब देखो भाई, इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन पे यदि चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 गुणा में 10 की घात -19 गुलाम। पॉजिट्रॉन आपके पास में क्या होता है, पॉजिट्रॉन +1.6 इंटू में 10 की घात -19 गुलाम। प्रोटॉन जो होता है इस पे भी कितना होता है, +1.6 इंटू में 10 की घात -19 गुलाम। न्यूट्रॉन जो होता है आपके पास में, न्यूट्रॉन पे भी कितना होता है, जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे जीरो होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है आपके पास में, उदासीन होता है। यदि ड्यूट्रॉन पूछा जाए तो ड्यूट्रॉन आपके पास में क्या होता है, इसके बराबर होता है 2 प्रोटॉन। हाँ सॉरी, न्यूट्रॉन पे आपके पास में किसके बराबर होता है, एक प्रोटॉन के बराबर, यानी 1.6 गुणा में 10 की घात -19 गुना। और अल्फा पार्टिकल्स पे कितना होता है, 2 प्रोटॉन्स के बराबर, यस और नो। समझ आया सर, नहीं आया, सारी चीजें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन ये चीज समझ आ रही है, लेकिन ये न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल समझ नहीं है बेटा, समझो। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन होते हैं ना, ये एक दूसरे के एंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटीमीटर होते हैं। ठीक है। दोनों एंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, दोनों का द्रव्यमान सेम रहेगा, 9.1 गुणा में 10 की घात -31 किलोग्राम, 9.1 गुणा में 10 की घात -31 किलोग्राम। दोनों पे चार्ज भी सेम रहेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव का रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा, नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सर पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में फर्क क्या है बेटा, द्रव्यमान का। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुणा में 10 की घात -23 किलो। सेम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻² -27 kg। दोनों में थोड़ा सा न्यूट्रॉन स्लाइटर भारी होता है, लेकिन अपन इतना नहीं समझेंगे।
ठीक है। ड्यूट्रॉन की बात की जाए तो ड्यूट्रॉन आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की घात -23, या फिर क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन। और अल्फा पार्टिकल्स का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। आया कहाँ से, सुनो, आपके पास में इलेक्ट्रॉन जानते हो, प्रोटॉन जानते हो, न्यूट्रॉन जानते हो, कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं न्यूक्लियाई में यानी नाभिक में। और ये अपन पहले से याद करते आ रहे हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है। एक आपके पास में आता है पॉजिट्रॉन, तो ये अपन जब न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे एंटी मैटर के रूप में निकलता है। ठीक है। और जो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन, इसको अपन ई पॉजिटिव से दर्शाते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, पॉजिटिव होता है, द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब दो चीजें बची, एक आपका हो गया ड्यूट्रॉन और एक हो गया अल्फा। ड्यूट्रॉन क्या होता है, जो अपन ने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़ते हैं, कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो ड्यूटेरियम जो आपके पास में हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, उसका न्यूक्लियाई रहता है, क्या रहता है, न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम। न्यूक्लियाई ऑफ क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम का फॉर्मूला कितना होता है, 1H2। तो इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन और एक क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो इसका चार्ज किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, हाँ या ना। लेकिन यदि द्रव्यमान की बात करूं तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन और दोनों का द्रव्यमान अपन लगभग कैसा मान के चले बेटा, बराबर, इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू में दिस वन। यदि मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल आपका क्या होता है बेटा, हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है, हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक, तो हीलियम का फॉर्मूला कितना होता है, 2He4। नाभिक है मतलब मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो इस पे क्या आ जाएगा, +2। तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 ही क्या है बेटा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं, तो चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर। और द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 × 2 कितना, 4। समझ आया कि नहीं, यस और नो। इसके बाद में देखो, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल अभी बताया था मैंने, 2 इंटू में चार्ज ओ प्रोटॉन, और 2 इंटू में चार्ज ओ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 गुणा में 10 की घात -19। इसको सोल्व करोगे तो 3.6 गुणा 10, सॉरी, 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम। यस और नो। ये आपका एनसीईआरटी का है और ये सीयूटी के लिए है, नीट वालों को कोई जरूरत इसकी नहीं। अगला क्वेश्चन, कैन चार्ज बी ट्रांसफर्ड विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मास। क्या ये चीज पॉसिबल है बेटा, नहीं है। क्यों नहीं है, अभी समझाओ, अभी समझाता हूँ। जैसे अपन ने ये पढ़ा था कि ये आपके पास में क्या होता है, एक न्यूट्रल कोई परमाणु है। यदि इस परमाणु को मुझे क्या करना है बेटा, आवेशित करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा। क्या करना होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। यस और नो। अब मैं जानता हूं कि जब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो आइदर इट में गिव द इलेक्ट्रॉन या इट में एमिट द इलेक्ट्रॉन और इट में एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एमिट यानी उत्सर्जित करेगा, या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जब कभी भी किसी वस्तु को आवेशित करना है, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए, वस्तु को आवेशित करने के लिए क्या करना होता है बेटा, टू चार्ज अ बॉडी वी नीड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। आवेशित करने के लिए, आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करना जरूरी है, हाँ या ना। अब यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित तो होगा, तो मैं जानता हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 गुणा में 10 की घात -31 किलोग्राम। तो यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा, द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा, हाँ या ना। तो बिना द्रव्यमान स्थानांतरण के, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मास वी कैन नॉट चार्ज ए बॉडी। यानी ये चीज संभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं है। कैन वी चार्ज द ट्रांसफर, कैन वी चार्ज, कैन चार्ज बी ट्रांसफर्ड विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मास। तो ये चीज कभी भी संभव नहीं है। आवेश तब तक स्थानांतरित नहीं होगा जब तक द्रव्यमान स्थानांतरित ना हो। यस और नो। ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन, a metallic sphere is given a positive charge whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge then। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है। देखो मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक है। मेरे पास में दो मेटेलिक स्फीयर है, ए और कौन सा है बेटा, बी। ठीक है। ए को मैंने दिया पॉजिटिव चार्ज, बी को दिया नेगेटिव चार्ज।
इस पे क्या हुआ बेटा, सेम पॉजिटिव चार्ज है। मान लो इस पे +3 ई चार्ज आया है, तो इस पे कितना है, -3 ई चार्ज है। यस और नो? ठीक है। इनिशियली मास ऑफ ए और मास ऑफ बी क्या थे बेटा, बराबर थे। मास ऑफ ए और मास ऑफ बी क्या थे बेटा, बराबर थे। यदि दोनों के मास बराबर हैं और इसको मैं बाद में पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, तो इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया बेटा, त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इसने क्या किया है, द्रव्यमान का भी त्याग किया है। द्रव्यमान का भी क्या किया है, त्याग। और इस ये नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इट मीन्स इसने द्रव्यमान भी क्या किया है, ग्रहण। तो इसने द्रव्यमान का त्याग किया, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया बेटा, कम। और इसने द्रव्यमान ग्रहण किया, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, ज्यादा। तो मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं कि जब भी किसी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज किया जाएगा, तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी बेटा, कमी। और यदि किसी वस्तु को नेगेटिव चार्ज किया जाएगा, तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि। अब ए को कैसा चार्ज किया गया बेटा, पॉजिटिव, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और बी को क्या किया गया है, नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपके पास में इंक्रीज हो जाएगा। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल, नहीं बेटा। मास ऑफ ए इंक्रीज नहीं बेटा, मास ऑफ ए तो डिक्रीज हो रहा है। मास ऑफ बी डिक्रीज नहीं, मास ऑफ बी तो इंक्रीज हो रहा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला। अरे राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला। आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव में मास क्या होता है, डिक्रीज। नेगेटिव में मास क्या होता है बेटा, इंक्रीज। नेगेटिव में मास क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। यस और नो? यहां तक कहानी समझ आई आपको? यहां तक कहानी समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, 2 मिनट के लिए आपको अच्छा क्वेश्चन दिया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको फटाक से ट्राई करो। ठीक है, अरे सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। आपको सिर्फ इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाना है। अपन जानते हैं कि जब कभी भी, वैसे तो ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद में आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट वन। ये सारे के सारे अपन क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। 101 रिक्वायर्ड बाई ए बॉडी एवरी सेकेंड, टाइम रिक्वायर्ड बॉडी टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम विल बी। ठीक है, पहले अपन ये पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद में वो वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज कैसी क्वांटिटी है, एडिटिव। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज बात बताता हूं आपको कि जो भी आपके पास में चार्ज होता है, यानी आवेश, आवेश हमेशा ही कैसी राशि होती है बेटा, आवेश आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। स्केलर का मतलब कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि। और अदिश राशि जो होती है, इनका डायरेक्ट जब भी योग करना होता है, तो ये क्या होता है बेटा, बीज गणितीय योग होता है। क्या होता है बेटा, बीज गणितीय योग। तो चार्ज इज एडिटिव का मतलब क्या है, आपके पास में चार्ज कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। चार्ज कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि। तो इनका योग क्या होगा, बीज गणितीय योग होगा। इनका योग कैसा होगा बेटा, बीज गणितीय योग होगा। बीज गणितीय योग होगा। ठीक है, यानी मैं इंग्लिश में बोलूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में आवेश जो है वो कैसी राशि है बेटा, संरक्षित राशि है। आवेश कैसी राशि बेटा, संरक्षित राशि। संरक्षित राशि है। पर इसमें एक कैच है, इसमें क्लोज सिस्टम में। ठीक है, आवेश कैसी राशि है, एक संरक्षित राशि है। इसका मतलब आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता, आवेश ना तो क्या किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही क्या कर सकते, इसको नष्ट कर सकते। यानी चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी इन ए क्लोज सिस्टम, नाइदर चार्ज कैन बी प्रोड्यूस नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यानी ना तो चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसे क्या कर सकते हैं, तो इसे इसे एक वस्तु से, तो इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। या एक वस्तु से किस पे, दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके बाद में अपन किसकी बात करते हैं, एक पीछे छोटी सी ये, चार्ज इज क्वांटाइज क्वांटिटी नहीं लिखे अपन, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे,
चार्ज आपके पास में क्या है, इनवेरिएंट है। चार्ज कैसी बेटा, इनवेरिएंट है। 1 मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। चार्ज इज क्वांटाइज्ड अपन आगे पढ़ रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, चार्ज आपके पास में कैसी है, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया, आपके पास में अनिश्चर्य है। कैसी है, अनिश्चर्य। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास में चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज। चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता। चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता। मतलब क्यू रेस्ट और क्यू मूविंग दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे आपकी स्पीड कितनी ही हो जाए। यदि मैं एक रॉकेट के ऊपर चार्ज को लगा के और इसको स्पीड ऑफ लाइट से फायर कर दूं, तो भी चार्ज के मान में कोई प्रभाव नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका आवेश होता है, क्या होता है बेटा, आवेश, यह है वेग से क्या रहता है बेटा, अप्रभावित रहता है। वेग से क्या रहता है बेटा, अप्रभावित रहता है। तो चार्ज कैसी राशि है, आपके पास में इनवेरिएंट राशि है, ये आपकी वेग पे निर्भर नहीं करती। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी, जितनी भी प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि मेरे पास में जो भी चार्ज है, हाँ पहले ये समझो क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई राशि एक छोटी राशि का कंप्लीट मल्टीपल पाया जाए, पूर्ण गुणज पाया जाए, जब कोई राशि एक छोटी राशि का पूर्ण गुणज पाया जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक दीवार बनाई, तो इस दीवार में मैं कंप्लीट ब्रिक्स लगाऊंगा कि नहीं, हाँ या ना। हाफ ब्रिक्स, मैंने एक कंसेप्ट बना दिया कि हाफ ब्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में आपके पास में जो दीवार है वो क्या हो गई, क्वांटाइज क्वांटिटी हो गई। और जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे अपन क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्वांटा। ठीक है। तो जब कोई राशि, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जब कोई राशि किसी पूर्ण गुणज के रूप में पाए, जब कोई राशि क्या हो, जब कोई राशि किसी छोटी राशि के पूर्ण गुणज में पाई जाए, किसी छोटी राशि के पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाए। यस और नो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी चार्ज होता है यानी आवेश होता है, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के कौन से रूप में पाया जाता है, पूर्ण गुणज। यस और नो। और यहीं से आपका फॉर्मूला बनता है, Q बराबर में कितना होता है, एन। क्यू बराबर में कितना होता है, एन ई, जहाँ पे ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा में 10 की घात -19 गुलाम। और एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। कौन से इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो स्थानांतरित हुए, जो क्या हुए बेटा, स्थानांतरित हुए, कहां से, एक वस्तु से दूसरी। क्यों, क्योंकि आवेश तो कैसी राशि है, संरक्षित। तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से, या आवेश एक वस्तु से कहां जाएगा, दूसरी वस्तु पे, प्रोड्यूस तो कर ही नहीं सकते। यस और नो। और एन आपके पास में क्या होगा, 0 1 2 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन कभी भी एन फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, अनुपात में नहीं आएगा, मिश्र भिन्न संख्या में नहीं आएगा। यस और नो। अब यहां से अपन एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देते हैं कि मैंने बताया था, जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है इसका द्रव्यमान बढ़ता है, और नेगेटिव वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है बेटा, घटता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो द्रव्यमान में कितनी कमी, एम। यहां से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एन। तो द्रव्यमान में कितने का परिवर्तन आएगा, एन गुणा में एम। जहाँ पे एम ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। एम ई क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो स्थानांतरित हुए। यस और नो। तो ये भी फॉर्मूला रहेगा। ये कब, जब आपको द्रव्यमान में परिवर्तन निकाला जाए। याद रखना, पॉजिटिव होगा तो द्रव्यमान में क्या होगी बेटा, कमी। और नेगेटिव होगा तो द्रव्यमान में क्या होगी बेटा, वृद्धि। यस और नो। ठीक है। अरे हाँ या ना। अब ये पीछे वाले कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, ये क्वेश्चन कर लेते हैं 3, और फिर आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। अब देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, 1 कूलम। क्यू का मान कितना दे दिया, 1 कूलम। मुझे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या बोलूंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाएगा बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, क्यू बराबर में कितना होता है, एन ई। क्यू का मान कितना है बेटा,
1 कूलम। एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। सोल्व कर दो। यहाँ से एन की वैल्यू कितना जाएगा, 1/1.6 और गुणा में 10 की घात माइनस 19। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 10 की घात 20/16। और इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू में 10 की घात 18 अप्रोक्सीमेटली। यस और नो? नहीं समझ आ रहा तो इसको ऐसे करो, 10 की घात 20 को मैं 100 गुणा में 10 की घात 18 लिख सकता हूँ कि नहीं? बट्टा में कितना हो जाएगा, 16 काट दो कितनी बार जाएगा, 50 बार। कितनी बार जाएगा, अच्छा 2 से काटा, सीधा 4 से काट दो ना, 4 से काटो 25 बार, 4 से काटोगे कितनी बार, 4 से काटोगे 4 बार, फिर 4 से काटोगे तो 6.25। यस और नो? सर अभी तो आपने बोला था एन क्या आना चाहिए, कंप्लीट नंबर आना चाहिए, यहाँ पे तो 6.25 क्या आ गया, फ्रैक्शन। बेटा ये देखो 10 की घात 18, तो मैं जितनी घात चाहूँ आगे पीछे कर सकता हूँ ना, तो इसको मैं 625 गुणा में 10 की घात 16 भी लिख सकता हूँ। अभी ये फ्रैक्शन है क्या, नहीं। इसीलिए एक कूलम आवेश संभव है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या एक कूलम आवेश देना संभव है, तो यदि एन की वैल्यू एक परफेक्ट नंबर आता है तब तो संभव है, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे अपन ने देखा क्या आ रहा है, एक परफेक्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, अब देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए मास ऑफ 1 ग्राम। अच्छा अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे पास में मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितना, अभी बताया था एम बराबर में कितना हो जाएगा, एन गुणा में एम ई। तो एन बराबर में कितना हो जाएगा, एम बटा में एम ई। एम का मान कितना है, 1 ग्राम को मैं किस में बदल दूंगा, किलोग्राम में 10 की घात माइनस 3। और एम ई का मान कितना होता है, 9.1 गुणा में 10 की घात माइनस 31। सोल्व कर दो। तो 1 बटा में 9.1 गुणा में 10 की घात कितना जाएगा बेटा, 28। यस और नो? अब इसको सोल्व कर देना जो भी आए। 10 की घात कितना हो जाएगा, 29/91। इसको जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेना, आता ही है आपको, सिंपल सा कंसेप्ट है। If 1010 electrons are required by a body every second, the time required for the body to get a total charge of 1 coulomb। ठीक है, इसने बोला है कि 1010 इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ n/t की वैल्यू कितनी है, 1010। आया ना? तो यदि मुझे Q चाहिए तो Q का फॉर्मूला कितना होता है, Ne। इसके लिए मुझे यहाँ से क्या चाहिए होगा बेटा, Ne। क्यों? क्योंकि इसने बोल रखा है इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ग्रहण कर रही है, एक्वायर्ड बाय बॉडी, यानी n/t प्रति सेकंड। n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, t क्या है, समय। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा में t लिख सकता हूँ कि नहीं? ये मेरे पास में n की वैल्यू आ गई। चार्ज कितना चाहिए मुझे, अरे चार्ज कितना चाहिए, चार्ज कितना चाहिए, 1 कूलम। क्यू की जगह मैंने लिख दिया 1 कूलम। एन का मान कितना है, 10 गुणा में टी गुणा में कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस 19। मुझे चाहिए क्या था, टाइम, टी। तो टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 गुणा में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब इसको जो भी है जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेना, है ना? ये आंसर किस में आएगा, ये आपका जो आंसर आएगा सेकंड्स में आएगा। यहाँ पे किस में दे रखा है, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में। ईयर्स में तो आप पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दोगे, 60 का भाग, फिर मिनट से आर में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 का भाग, फिर डेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग दे दोगे, 24 का भाग। यस और नो? इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना। ये अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ ली थी। ठीक है, अब ये देखो, विच ऑफ द गिवन चार्ज आर नॉट पॉसिबल। तो आपको ये देखना है क्यू बराबर में कितना होना चाहिए, एन ई। क्यू बराबर में कितना होना चाहिए, एन ई। यहाँ से एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बट्टा में ई। यदि एन आपका एक परफेक्ट नंबर आता है, क्या आता है बेटा, परफेक्ट नंबर, तो वो चार्ज संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, कितना है, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 20 बटा में ई की वैल्यू कितनी थे, 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस 19। कितना बचेगा, 1.6 से कितनी बार, 2 बार। और ये कितना बचेगा, 10 की घात माइनस 1। तो कितना हो गया, 2 गुना 10 की घात माइनस 1। क्या ये संभव है, जी सर संभव है बेटा, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात -1 आ रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 2/10, यानी 0.2। क्या ये परफेक्ट नंबर है, तो ये वाली चीज संभव नहीं है। इसको देख लो। ठीक है, इसको देख लो, ये संभव होगा। ये आप देख लेना, सारा जो भी है क्यू बराबर में कितना हो जाएगा, एन ई से। ध्यान रखना √2 की वैल्यू होती है 1.414। यस और नो?
ठीक है, आगे देखो, आगे अपन पढ़ेंगे कल, आज के लिए इतना काफी है। आगे मैं कल बता दूंगा, कल इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।